नीट PYQ 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी में। हमारा क्लास 12th का पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले 2013 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। द कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो 70% है। तो हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमसे वेट पूछा गया है। अब सिंपल समझो, यहाँ पर क्या दिया गया, हमें मोलरिटी दे दी गई है, उसके बाद में यहाँ पर क्या दे दिया गया है, वॉल्यूम भी दे दी गई है। मतलब मोलरिटी दे दी गई है, वॉल्यूम दे दिया गया है, और हमसे पूछा क्या क्या गया है, वेट पूछा गया है। अब सिंपल सा देखो, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। अब वेट कितना है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा 70% होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, सबसे पहले एनसीईआरटी में देखते हैं। तो एनसीईआरटी में आप देखो, यहाँ पर दिया गया है आपका एग्जांपल भी कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया है कि मोलरिटी का फार्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो लीटर के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें याद पड़नी होगी। अब सिंपल देख लेते हैं, तो इसी को सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का 2.4 जो है वो आप देख सकते हो कि इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। सिंपल है, देखिए मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी के अंदर सबसे पहले क्या गया था, मोल अपॉन में क्या गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल कैसे निकालते हैं, हमारे पास में वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो ये तो हो गया। और ये जो ml में दिया गया, अगर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल है, मोलरिटी दे दी गई थी कितना, 2। तो वहाँ से वेट जो निकल कर आ गया वो आ गया 63/2। अब देखो यहाँ पर एसिड जो है वो कितना कंसेंट्रेटेड है, 70% है। तो मास ऑफ एसिड जो हो गया वो 70% ही है। तो वो टोटल कितना हो गया, 63/2। अब इसमें मास ऑफ एसिड निकाल लेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 45 ग्राम निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 45 ग्राम वाला जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हम आ चुके हैं 2014 के क्वेश्चन में। 2014 का क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो शो करेगा। तो ग्लूकोज दे दिया गया, Al2SO4 दे दिए गए, K2SO4 और KCl दे दिए गए। सिंपल है, अगर हमें इस टाइप का सॉल्यूशन दे दे जहां पर जो है वो मोलरिटी सबकी सेम है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। यहाँ पर देख सकते हो एनसीईआरटी का पेज नंबर 58 है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया, K तो कॉन्स्टेंट हो गया, M जो वो हमारा सबका सेम हो गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर यानी I पर डिपेंड करेगी ये सारी चीज़ें। अब देख सकते हो वेंट ऑफ फैक्टर एनसीईआरटी में भी दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग टेबल भी दी गई है। तो यहाँ पर 2.4 टेबल के अंदर बताया भी गया कि इनका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा। जैसे NaCl का 2 हो गया, KCl का भी 2 हो गया, MgSO4 का भी 2 हो गया, बट K2SO4 जो वो 3 हो गया। यानी इनडायरेक्टली हमसे पूछा गया कि कितने आयन देंगे। तो अब इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो सिंपल देखो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि IKBF होगा। अब यहाँ पर ये K और जो M है वो तो हो गया, तो वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब सिंपल देखो, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा आयंस देगा, यानी सबसे ज़्यादा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा। तो Al2SO4 जो थ्राइस है वो हमें टोटल वेंट ऑफ फैक्टर उसका कितना निकल कर आता है, 5 निकल कर आता है। तो जिसका सबसे ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर आ गया, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो उसका ही लार्जेस्ट हो गया। तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारे वाला ये हो जाएगा। इसके अंदर हमने देखा था 2 ही आएंगे, इसके अंदर 3 आएंगे, इसके अंदर 1 आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 5 आ रहा है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन बी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको टेस्ट सीरीज या नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर सकते हो और टेस्ट सीरीज वगैरह और नोट्स वगैरह जो है वो एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको PYQ बुक वगैरह जो है वो परचेज करनी है तो आप जो है वो स्टोर वाले सेक्शन में जाके वहाँ से BYQ बुक वगैरह जो है वो भी परचेज कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो एफिलिएट के लिंक मुझे भी थोड़ा जो है वो सहायता मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं 2015 के क्वेश्चन की। Which one of the following electrolyte has the same value of Van't Hoff factor I that is of the Al2SO4 thrice if all are the 100% ionized। तो अभी जैसा हमने किया था वैसा ही पूछा, वापस आ गया है। तो यहाँ पर देखो Al2SO4 जो था, SO4 का थ्राइस, इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना था, 5। अब हमें वो देखना है जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सेम 5 निकल कर आए। तो K3FeCN6 दिया गया है हमें, AlNO3 का थ्राइस दिया गया, K4FeCN6 दिया गया और K2SO4। तो इसका तो आएगा 3, इसका आएगा 4, इसका आएगा हमारे पास में 4 और इसका कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन तो आ रहा है सी, बट क्या ये एनसीईआरटी में दिया है, तो सेम अभी बताया था
जहाँ से पहले दिया था वहीं से दिया था। तो यहाँ पर देखो व्हेन जो है वो टोटल 5 आ रहा है, तो 5 हमें एक और जिसका निकलता है वो के फॉर एफिशिएंट 6 वाले का निकलता है। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी में से अभी अभी दिखाया था कि वेंटो फैक्टर वहाँ से आता है। चलिए भैया 2015 का ही दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, boiling point of 0.2 mole per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which one of the following statement is true in this case? इन्होंने बोला है कि कोई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0.2 मतलब मोलल दिया गया है। यहाँ पर सिंपल से समझ लो कि जो मोललिटी है वो सबकी सेम है। तो यहाँ पे मोललिटी जो इतनी दे दी गई है एक्स की वाटर के अंदर, ग्रेटर देन इक्विमोलम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो बॉइलिंग पॉइंट बोला है कि जो x है उसका ज़्यादा है एज कंपेयर टू y। ऐसा क्यों है जबकि दोनों की जो मोलिटी है वो सेम है? तो सिंपल है, वापिस से वही वेंट ऑफ वाला फैक्टर वाला लगेगा। एनसीईआरटी में देख लेते हैं, देखो सेम है। अब देखो ये के बी और एम, एम जो है उन्होंने बोल दिया कि दोनों का सेम है, मतलब यहाँ पर ये तो दोनों का सेम है। अब ये जो डिपेंड करेगा वो वापिस से वेंट ऑफ फैक्टर पे ही डिपेंड तो करेगा। तो अब वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो x है उसका ज़्यादा है, इसीलिए तो जो x है वो डिसोसिएट जल्दी हो रहा है वाटर में, उसका वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, तो देखो दोनों की सेम जो है वो मोलिटी है, तो यहाँ पर ये तो फर्क होगा नहीं। मोलिकुलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन, वाई इज अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर वाइल द एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उसका वेंट ऑफ फैक्टर एक्स का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो डिसोसिएशन हो रहा है वाटर के अंदर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला जो है वो आपका आंसर निकल कर आ जाता है। चलिए अब ये बात कर रहे थे नेक्स्ट 2015 का ही एक और क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। इन्होंने बोला है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन जो है वो जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर बोला दिया है डेल्टा एस, डेल्टा वी, डेल्टा पी या फिर डेल्टा एच। तो यहाँ पर देखो ये एनसीईआरटी में दिया गया है साफ साफ, देखो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन दिया गया डेल्टा एच जो है, यानी जो एंथैल्पी है और जो वॉल्यूम है वो मिक्स करने पे क्या होती है, इक्वल टू जीरो होती है। और प्रेशर भी इन्होंने बोला है कि जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंपल समझो, ये पूरा पैराग्राफ में देखना। तो यहाँ पर डेल्टा एस जो है वो यानी जो है हमारे पास में एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन जो है वो डेल्टा एस मिक्स कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल वाला जो डेल्टा एक्स है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये भी आपने देख लिया यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए भैया अब जो 2015 में जो वापिस से एग्जाम हुआ था तो उसके क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन। आपको बता दूं कि ये 2011 में और 2005 में भी क्वेश्चन आ चुका है, सेम डिट्टो कॉपी। तो हमसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है सोल्यूट का, और यहाँ पर जो हम मोलिटी दे दी गई है कि 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। सिंपल सा देखो, मोल फ्रैक्शन वाला जो है वो एनसीईआरटी में पेज नंबर 37 पे दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी यहाँ पर हमें जो है वो मोल जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल है उसके अलावा जो नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट के निकालने हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया है, यहाँ पे हमसे एक्वस सॉल्यूशन का पूछा गया है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे वाटर आएगा। अब सिंपल है, देखो सबसे पहले तो हमें निकालना है जो सोल्यूट ए कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन सा हो गया, वाटर हो गया। अब वाटर का मोल कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब हमसे पूछा है कि टोटल ऑल कंपोनेंट में जो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर पहले मोल निकाल लेते हैं। तो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सोल्यूट है कितने वाटर में, 1 kg वाटर में। तो अब इसके अंदर 1 kg वाटर के अंदर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें उसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो 1 kg ऑफ वाटर के अंदर जो है वो यहाँ पर वेट हो गया हमारा 100 ग्राम, अपॉन में जो है वो 18 क्या हो गया, H2O का वेट हो गया। तो वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट आ गया। तो 2 मोल जो निकल के आ गए सिर्फ हमारे 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के, वो कितनी आ गई 55.56। बट हमें मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है, H2O का निकालना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 1 हो गया, तो मोल ऑफ द सोल्यूट कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 अपॉन में 55.56 प्लस में 1 करके इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 0.0177। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.177। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सामने ऑप्शन ए। क्लियर है, यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ चुका होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2016 का फेज 1 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm। इफ Kb जो है वो 0.52 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। तो सिंपल देखो, हमें ही बोला गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है वो किसी सॉल्यूशन का 6.5 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट जो है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर जो है वो 732 है। अगर Kb की वैल्यू ये है तो बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का हमें बताना है। सिंपल देखो, सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमें जो है वो टेम्परेचर भी दिया गया है। इसके अलावा हमें हिंट दिया गया है 6.5 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट, यानी 6.5 ग्राम सोल्यूट है किस में, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो सिंपल है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमें एक वाटर दिया गया, एक सोल्यूट दिया गया। अब हमें यहाँ पर सोल्यूट जो है उसका मोलिकुलर फार्मूला नहीं पता, उसका मतलब मोलिकुलर वेट नहीं पता। सिंपल हमें ये पता है कि उसका जो नॉर्मल मास है वो कितना है। अब मोलिकुलर वेट हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखो, और Kb दे दिए गए हैं, और फिर हमें बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या चेंज आएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.6 है, उसके ऊपर वाला सेक्शन देखो। यहाँ पर जो है हमें ये बोला गया है कि अगर वहाँ पर देखो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर चेंज इन जो है, चेंज अगर आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि P1 अप माइन P0 माइनस में P1 अपॉन में P0 माइनस यहाँ पर N2/N1, यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम उसके मोल निकाल लेंगे। अब सिंपल देखो, एक तो मोल हो जाएगा हमारा वाटर का, और एक जो हमारा सोल्यूट है उसका वेट दिया गया है, मोलिकुलर वेट नहीं दिया गया है। बट हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया है, टेम्परेचर दे दिया गया है 732। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो है वो मास निकालेंगे, जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। फिर जो मोलिकुलर मास निकल कर आ जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो चेंज इन जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ये हम इसको लगा देंगे। और जब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये सिंपल मोलिलिटी ले लो, या फिर ये मोलिलिटी का पूरा यहाँ पर इन्होंने दिया है WM1 W2 करके वो वाला लगा लो। अब सिंपल है, ये इसी टाइप से एग्जाम्पल 7.2 दिया गया है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखो सिंपल, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन्होंने बोला कि डिजोल्व होता है 1 kg ऑफ वाटर इन सोपेन, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द वाटर बॉईल, KB जो है वो इतना दे दिया गया। तो मतलब सिंपल समझो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7.2 कर लिया तो भी आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला अगर आपको आ गया M वाला कि M कैसे निकालते हैं तो भी आपका आ जाएगा। बट यहाँ पर हमारे पास में वेट नहीं था, तो इसलिए ये जो पहले वाला फॉर्मूला है ये हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो सिंपल है, मैंने आपको एनसीईआरटी से ये वाला फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पर जो है वो एक का तो वेट ये हो गया 6.5। अब मोलिकुलर वेट तो हमें नहीं पता ना, और यहाँ पर दूसरा जो वेट है वो हमारा 100 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पे मोलिकुलर वेट हम उसका पता है। तो यहाँ पर सिंपल करेंगे, और जो प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है वो 760 होता है, माइनस हमें दिया गया था 732। तो यहाँ से हम जो मोलिकुलर मास है वो निकाल लेंगे 32। अब यहाँ पर मोलिकुलर मास निकाल लिया, तो अब TB इज इक्वल टू KB हमें दे दिए गए। M वाला हमारा जो फॉर्मूला था वो हम लगा लेंगे। यहाँ पर M में क्या निकालना था, सिंपल हमें मोलिलिटी लिखनी थी, तो यहाँ पर ये वाला जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर कितना आया, 1.06। तो यहाँ पर हमें पहले जो चेंज इन टेम्परेचर है TB है वो 100 डिग्री तो पहले ही था, और अब कितना हो गया 1.06 हो गया। तो यहाँ पर 1.06 को ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 101 डिग्री सेल्सियस निकल कर आएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे हमारा कितना सा आएगा, 1.10 डिग्री सेल्सियस जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन जो है वो 2016 का है। 2016 के क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलल मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड टोल्विन इज करेक्ट, एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट 25 डिग्री, वेपर प्रेशर हमें दे दिया गया है, बेंजीन का इतना है और टोल्विन का इतना है। अब इन्होंने क्या बोला कि वेपर विल बी कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टोल्विन, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्विन, या फिर नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन। सिंपल है, इन्होंने ये पूछा है कि जो वेपर है वो ये किसका ज़्यादा है, क्या बेंजीन का ज़्यादा है या टोल्विन का ज़्यादा है, या फिर दोनों का बराबर है, या फिर इससे भी हमें नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने मोलर जो रेशियो है वो इक्वल दे दिया गया है। अब सिंपल देखो, यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेम हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज का 2.38। देखो, बेंजीन और टोल्विन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इतना इतना है, और इतना कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, यहाँ पर ये बोला गया है। तो सिंपल है, यही वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर लगेगा। अब देखो, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था जहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और यहाँ पर इंटू करेंगे, तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन देख लो यहाँ पर, तो मोलर रेशियो हमें क्या दिया गया था, 1:1 दिया गया था। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, या तो 1/2 यानी 1/2। तो सबसे पहले तो हमारा जो मोल है वो निकल कर आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन हमारा निकल कर आ गया।
कितना है 1/2 1/2। अब सिंपल समझो, हमें प्रेशर जो था वो भी दोनों का अलग अलग दे दिया गया था। वो तो वहाँ से जो हम प्रेशर का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रेशर जो है वो निकल कर आ जाएगा। वो कितना आएगा 8.352। अब हमसे जो है वो प्रेशर तो पूछा ही नहीं गया है। हमसे प्रेशर क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया। तो हमसे तो वेपर प्रेशर पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सामने जो है वो पी नॉट एक्स ए अपॉन में पी। तो यहाँ पर जितना हमारा प्रेशर था किसी एक का अपॉन में टोटल जो प्रेशर था, तो इस टाइप से हम यहाँ पर वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो यह वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ पर पहले का जो बेंजीन का निकल कर आएगा वो इतना निकल कर आएगा, और जो टोल्यूइन का निकल कर आएगा वो इतना निकल कर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोल्यूइन। तो यहाँ पर जो है वो हमारे सामने आंसर निकल कर आ जाएगा कि जो बेंजीन है उसका ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर जो है विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर वेपर जो बनेंगे उसके अंदर जो बेंजीन है उसकी अमाउंट ज़्यादा निकल कर आएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो वेपर के अंदर जो बन रहे थे उसमें हमारा ये चीज़ क्लियर था। अब चीज़ क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं 2016 का फेज 2 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हमसे पूछा कि इनमें से जो है वो इनकरेक्ट कौन सा है। डेल्टा पी डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स 0, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी वो भी 0 है। तो देखो यहाँ पर जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है। ये तो हमें आइडियल सॉल्यूशन वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेल्टा एच 0 होना चाहिए, डेल्टा वी 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एस तो 0 है। अब देखो यहाँ पर जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो डेल्टा एस जो था वो हमने पढ़ा था कि वो नॉट टू 0 होना चाहिए। अब जहाँ पे डेल्टा जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये जो है वो अगर 0 नहीं है तो डेल्टा जी मिक्स क्या 0 होगा, नहीं होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर डेल्टा जी मिक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 2016 फेज 2 का ही क्वेश्चन है। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड पूछा है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ये 1 और ये 2 3 होना चाहिए। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। वेंट ऑफ फैक्टर वाला मैं ये आपको बता चुका हूँ, पूरे वाला सिचुएशन आप देख सकते हो। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो BaO2 होगा। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी इनमें से कौन सी चीज है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वेट परसेंटेज, मोलिलिटी, मोलरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल 2.3 के ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हो। इन्होंने लिखा है द मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी मास परसेंटेज ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी आर इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। बट वेयर इज मोलरिटी जो होती है इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मास नहीं करता है। तो इसीलिए जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो इनमें से जो है वो मोलरिटी जो है वो करेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर सी जो वो निकल कर आ जाएगा, जो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2017 का ही है। इन्होंने बोला है कि इफ मोलिलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो है उसका क्या होगा। अगर कोई चीज़ जो है उसकी मोलिलिटी जो है वो डबल कर दी जाए तो उसका जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है KF है वो क्या होगा, अनचेंज रहेगा, डबल होगा, हाफ हो जाएगा या फिर ट्रिपल होगा। तो ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 52 है, यहाँ पर बोला गया द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज द KF विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी ये सॉल्वेंट के नेचर पे ही केवल डिपेंड करता है, इज नोन एज द फ्रीजिंग। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है पूरा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी। तो डेल्टा TKF जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है। बट जो ये KF है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि मोलिलिटी को कितना भी बढ़ा दें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो नेचर है उससे फर्क पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि देखो मोलिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी अनचेंज। क्यों, क्योंकि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पे, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल पे करता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो 2018 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, 2019 में आ जाते हैं डायरेक्टली।
अब देखो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन अब से हमसे पूछ लिया कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो डेल्टा एस तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और डेल्टा वी जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। डेल्टा एच जो वो जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही है। डेल्टा जी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वाला जो ऑप्शन है वो निकल कर आ जाएगा, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा चुका हूँ। डेल्टा एक्स मिक्स जो इक्वल टू जीरो होना चाहिए और वी जीरो होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ से ये हमारा जो है आंसर है वो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। क्लियर हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2019 का एक क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इनमें से कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो सबसे ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। वाटर और नाइट्रिक एसिड, इथेनॉल या वाटर, एसीटोन या कार्बन डाइसल्फाइड या फिर हीपेटेन या फिर ऑक्टेन। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? दिया हुआ है, देखो साफ साफ दिया हुआ है। यहाँ पर देखो सबसे पहले एनसीईआरटी का पेज नंबर 48 है, लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रोप होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब यहाँ पे लिखा है विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉटला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं उसको, और जो यहाँ पर ज़्यादा दिखाएगा वो मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर देखो लिखा है साफ साफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ एजियोट्रोप। किसका एजियोट्रोप है? द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लोड्सा फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप यहाँ पर जो है उसका एग्जाम्पल दिया है नाइट्रिक एसिड और वाटर है, इसका जो एग्जाम्पल होता है। और जितना ज़्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या दिखाएगा? लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो ये वाली चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल है वो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर होगा, तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर वाला हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वही निकल कर आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट अब आ जाते हैं 2020 में। अब इन्होंने क्या बोल दिया? द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। अभी नेगेटिव डेविएशन वाला हमने पढ़ा था, अभी इन्होंने बोल दिया पॉजिटिव वाला, मतलब 2019 में क्वेश्चन आया था उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। बेंजीन प्लस टोल्विन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन या फिर इथेनॉल या फिर एसीटोन, विच शो पॉजिटिव डेविएशन। अब सैंपल वही देखो यहाँ पर लिखा है, देखो द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। किस मैनर में बिहेव करते हैं ये? यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन वाले में बिहेव करते हैं। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एडिंग एसीटोन, इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम ड्यू टू द वीकनेस ऑफ इंटरेक्शन द सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो यहाँ पर क्या है, इथेनॉल और एसीटोन जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इथेनॉल और एसीटोन, तो इथेनॉल और एसीटोन हमारा हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो फिगर 2.6 के नीचे वाले पैराग्राफ में, वहीं से ये आ गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो वापिस से सॉल्यूशन में डी ऑप्शन हमारा इथेनॉल और एसीटोन वाला, और ये जो पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ एनसीईआरटी में अच्छी तरह से डिटेल में दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2020 का ही एक और क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF ऑफ बेंजीन जो वो इतना है किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द मोलेलिटी, ये मोलेलिटी दे दिया गया है, कंटेन ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है इन बेंजीन। तो यहाँ पर पूछा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन का क्या होगा जहाँ पर जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मोलेलिटी दे दी गई है। तो सिंपल है, हमारे सामने जो फॉर्मूला है वही तो हमारा लगेगा। कौन सा? ये वाला डेल्टा टे की एफ आई के एफ एम। तो एम हमें दे दिया गया है और ये के एफ हमें दे दिया गया है, तो आई हमें पता होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर डेल्टा टी की एफ। अब यहाँ पर सिंपल देखो यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे आई के एफ एम। तो यहाँ पर सिंपल है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो यहाँ पर कितना होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होगा? 1 होगा। तो ये वाला 1 हो गया, ये के एफ हमारा ये वाला हो गया, और एम जो है वो हमें दिया गया है, तो इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास में 0.40 जो केल्विन है वो वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 0.40 ये वाला हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे सामने ये एनसीईआरटी से ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो 2020 में कोविड के लिए एक अलग से एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 8 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इस वेट पर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो मोलर मास हमसे पूछा है ग्राम पर मोल के अंदर, यानी मोलेलिटी हमसे पूछी है। गिवन द मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन जो है वो हमें इतना इतना दिया गया है। सिंपल देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.18। यहाँ पर देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया, कॉपी पेस्ट आप सब बोल सकते हो। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास इतना है, विच शुड बी डिजोल्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इस वेपर प्रेशर टू 80%। देखो यहाँ पर भी देखो यही लिखा गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया दिया, इज डिजोल्ड इन 118 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना,
यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है ना वो 8 ग्राम पूछ रहा है, और मोलर मास हमें क्या दे दिया गया यहाँ पे 40 ग्राम दे दिए गए, और हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। तो ये जो 40 वाला है ना, ये दे दिया गया है यहाँ पर ऑलरेडी, और उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो 8 ग्राम निकल कर आएगा अगर उसको सोल्व करेंगे। मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया। मोलर मास ये वाला दिया गया ना नॉन वोलेटाइल का, और यहाँ पे इस नॉन वोलेटाइल का क्या पूछ रहे हैं, मोलर मास ही तो पूछ रहे हैं 80% पे, बस वही चीज़ है। अब देखो सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। ये देखो एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 2.6 जो है उसी टाइप का है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसी टाइप का ये जो है मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इसका पूछा गया है। तो थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये जो इसमें फॉर्मूला लग रहा है यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले वही आ जाएगा हमारा जो हमने पहले एक फॉर्मूला लगाया था कि यहाँ पर जो हम क्या करेंगे उसके मोल फ्रैक्शन अपन में कर लेंगे, और मोल फ्रैक्शन करेंगे तो ये वाला जो है वो हमें पहले से दे दिया गया कि वो 2/100 आ गया। एक का हमें जो मास है वो दे दिया गया है, और मोलिकुलर मास जो है वो हमें निकालना है। तो मोलिकुलर मास निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, और कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल वाला जो है वो हमारे इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा। एज्यूम दैट द गिवन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन हम करेंगे, फॉर्मूला कर लेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और यहाँ से हमारा आंसर जो वो निकल कर आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि जैसा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, जैसे ये लग रहा है सेम इसी टाइप का लगेगा। तो ये वाला जो इन्होंने क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से करके हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और मैंने बोला था 40 आएगा, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, जो क्वेश्चन में दिया था उसी टाइप से ये। चलिए भैया, अब आपको पता चल चुका होगा कि एग्जाम्पल इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होती है उसमें क्या चीज़ सेम होती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर वेपर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया, तो आंसर बी आ जाएगा निकल कर। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके भैया, नेक्स्ट हम 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन 45 डिग्री विद बेंजीन टू ऑक्टेन मोलर रेशियो वो दे दिया गया। देखो मोलर रेशियो पहले इस टाइप का मोलर रेशियो 1:1 दिया गया था, और फिर हमने उसको सोल्व किया था यानी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन 1/2 1/2 ऐसे करके आया था। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3/5 और एक जगह 2/5 आ जाएगा। ये तो चीज़ है ही दिया हुआ। अब वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन यहाँ पर दे दिया गया है, एंड दैट ऑफ द ऑक्टेन भी हमारे सामने दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर जो है वो वेपर प्रेशर टोटल कितना होगा, तो सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर ये रहा x1 और x2 जो है मोल फ्रैक्शन, वो तो मैं बता चुका हूँ कि कैसे लगेगा, 3/5 और 2/5 लगेगा। ये वाला भी दे दिया है, तो पी टोटल ही तो निकालना है, तो ये सेम एज इट इज़ वैल्यूज है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर देखो इसी टाइप का एग्जाम्पल 2.5 है, यहाँ पर भी इन्होंने इस टाइप का दिया हुआ है, और फिर वापस से वही चीज़ पूछी गई है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन, और ये दे दिया गया, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है मिक्सिंग ऑफ द ये चीज़ करके। तो अगर ये एग्जाम्पल कर लिया, ये वाली चीज़ कर ली, तो आपका ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ें लगेगी। देखो वेपर प्रेशर 1 का दे दिया, 2 का दे दिया, मोलर फ्रैक्शन निकाल लिया, ये हमने 3/5 और 2/5 निकाल लिया, और ये वाला जो है वो वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो 336 जो है वो आ जाएगा निकल कर। तो 336 जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, तो 336 यानी ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 2021 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 मिलीलीटर ऑफ एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये इतना मतलब मास और वॉल्यूम सेम है। अब क्या पूछा है, द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे पूछा है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर हमारे सामने वेट और वॉल्यूम जो है वो सेम दे दिए गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ डिपेंड करेगी वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करेगी। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। सी जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आई रहा, ये RT रहा, तो सिंपल है, ये जो सी है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये मोलर कंसंट्रेशन है। तो वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम जो इन लीटर के अंदर लेकर करते हैं, तो वो क्या चीज़ हो गई, मोलरिटी हो गई। सिंपल सा समझ लेना, सी जो होता है वो मोलरिटी को करते हैं। तो वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट इनटू ये चीज़ है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ सिंपल देखो, तो वेट हमारा सबका सेम है, वॉल्यूम सबका सेम है, ये सबका सेम है, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो पाई है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, मोलिकुलर वेट के, यानी जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ये चीज़ होगी। अब देखो वापिस से ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ICRT एनसीईआरटी में दिया हुआ ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रोपोर्शनल टू मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये ICRT है, और ये N/VRT, और ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने दे दिया, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट RT, ये चीज़ करके, और वॉल्यूम इन्होंने इधर ले गए थे, बस इतना ही डिफरेंस है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो
यहाँ पे किस में डिपेंड करेगा, मोलर मास ऑफ द गिवन सोल्यूट डिक्रीज इन द ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसका सबसे ज़्यादा जो है वो मोलिकुलर मास होगा उसका उतना ही कम होगा, तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ लगानी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ लगा लो। सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इसका है सुक्रोज का, तो P3 जो है उसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब जो है उसमें जो ये चीज़ है वो सबसे कम होनी चाहिए, तो इन दोनों में सबसे कम हो सकता है। उसके बाद में अगर हम मोलिकुलर मास देखें तो वो जो है वो ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज में यानी P1 होना चाहिए। अब P3 के बाद में P1 वाला यही है, और सबसे कम जो मोलिकुलर मास है वो यहाँ पे यूरिया का है, तो उसका उतना ही ज़्यादा जो है वो ऑस्मेटिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा, P2 P1 P3। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो इसी टाइप से हमने निकाला था, तो P2 P1 P3 क्लियर है। चलिए भैया ये यहाँ पर पूरा जो है नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which one is not correct mathematical equation for Dalton law of partial pressure? Here P is equal to total pressure of gaseous mixture। तो हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पूछा कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है मैथमेटिकली इक्वेशन, यानी गलत है। P1 इज इक्वल टू आई पी एक्स, वेयर एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith गैस इन गैसियस मिक्सचर है। इन्होंने बोला कि ये मोल फ्रैक्शन है ith के अंदर, और P नोट जो है वो प्रेशर ऑफ ith गैस इन द प्योर स्टेट है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो टोटल डाल्टन के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 हो सकता है, या यहाँ पर जो है वो ये पूरा वो फार्मूला लेके दिया गया है, और यहाँ पे जो है वो X1 P जो है यहाँ पर बोला गया कि जो PI है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस है, और X1 जो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith गैस है। तो यहाँ पर देखो प्रेशर ऑफ, यहाँ पर P नोट जो है इन्होंने बोल दिया प्रेशर है, और यहाँ पर जो P है वो इनिशियल प्रेशर है। तो सिंपल समझो, देखो ध्यान ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ नहीं करेंगे, सीधा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो एनसीईआरटी में दिया उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पर क्या होता है, इन द कंटेनर विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो इन्होंने बताया गया टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट लाइटली इन द कंपोनेंट ऑफ द टू। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो लॉ ऑफ प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज मोल, नॉट अ प्योर गैस। तो यहाँ पर जो है वो P1 P1 P2 3 जो है वो इस टाइप से आना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो ith वाला जो दिया गया है, ये वाली चीज़ जो दी गई है वो गलत दी गई है, तो ये हमारा जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2022 का ये क्वेश्चन और आ गया है। इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट देयर इज, तो वही 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन आ गया, मतलब मोललिटी दे दी गई है, और यहाँ पर सोल्यूट जो है उसका मोल दे दिया गया। तो सिंपल देखो मोललिटी दे दी गई है, और यहाँ पर ये जो सोल्यूट है वो दे दिया गया, बट मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो ये कितना दिया गया हमारे पास में 1 मोलल दिया गया, सोल्यूट कितना दिया है 0.5 दिया गया। ये अगर हम केजी के अंदर बात करें तो ये 1 kg होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है वो ग्राम में दिया गया है शायद। तो यहाँ पर मोल, तो यहाँ पर देखो 1 ml ग्राम में दिया गया है। तो सिंपल है, ये 1 है, ये 0.5 है, और ये ग्राम में करेंगे तो ये 1000 हो गया। अब इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा, और ये 500 आ जाएगा निकल कर। तो सिंपल है, ये हमारा 500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट निकल कर आएगा। तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट निकल कर आएगा, नॉट है ml निकल कर आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हो सॉल्यूशन आपके सामने है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.5 kg जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 में जो दोबारा एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दिया है, KH दी गई है कुछ गैसेस की और टेम्परेचर सेम है। तो आर्गन में, CO2 में, HCHO में, CH4 के अंदर KH वैल्यू दी गई है। KH जो वो हेनरी लो कॉन्स्टेंट है वाटर के अंदर, ऑर्डर ऑफ देयर सोल्युबिलिटी पूछा है कि सोल्युबिलिटी का क्या होगा। तो सिंपल देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर 41, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन दैट द हायर द वैल्यू ऑफ द KH यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया, हायर द वैल्यू ऑफ द KH इन ए गिवन प्रेशर द लोअर इज द सोल्युबिलिटी, यानी जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH, तो आर्गन की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये आर्गन जो है ये सबसे कम होगी सोल्युबिलिटी, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद में किसकी है, उसके बाद में है CO2 की, तो उसके बाद में CO2 होगा। उसके बाद में उससे कम वैल्यू किसकी है, यहाँ पर CH4 की है, तो CH4 वाला ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे कम किसकी है, यहाँ पर इसकी है, तो यहाँ पर ये जो वाला ऑप्शन है वो निकल कर आ जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये चीज़ क्लियर होगी। ये रहा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल KH, और आर्गन CO2 CH4 HCH आ गया।
चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में हमारे सामने एसएसएन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। एसएसएन दिया गया कि हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग एपरेचर। रीजन दिया गया कि हीलियम जो होती है वो हाईली सोल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन के अंदर। तो इन्होंने पूछा है, ऑप्शन दिया कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ए ट्रू और आर फॉल्स है। सबसे पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 42 है। यहाँ पे स्कूबा डाइवर की पूरी बात की गई है कि कैसे कैसे क्या कुछ होता है। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में यहाँ पे देखोगे टू अवॉइड बैंड्स, यानी यहाँ पर बैंड्स वगैरह आ जाते हैं। एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर फील्ड विद द एयर विद द हाईली। तो इसमें हीलियम भी होता है। इन्होंने बोल दिया कितना परसेंट होता है, ये इन्होंने बता दिया 11.7% हीलियम होता है, 56% जो नाइट्रोजन होता है और 32% ऑक्सीजन होता है। और ये रीज़न भी इन्होंने पूरा बता दिया गया है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग हीलियम तो जो होता है वो डाइल्यूट ऑक्सीजन के डाइविंग में टेम्परेचर यूज होता है, बट हीलियम जो क्या उसकी हाई सोल्युबिलिटी के कारण होता है, नहीं, जो उसके अंदर जो यहाँ पर जो चीज़ें आती है वो बैंड वगैरह आती है उसको जो कवर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है। देखो हीलियम इज यूज्ड एज ए डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेचर बिकॉज वेरी लो सोल्युबिलिटी इन ब्लड, क्योंकि वो ब्लड के अंदर नहीं जाती है और ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तो वो बैंड्स वगैरह जो है वो नहीं बनाएगी। तो ये रीजन आएगा। नोट की हाई सोल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, तो ये वाला रीजन नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, ये फर्स्ट सही हो गया। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन डी जो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो 2023 का जो मणिपुर स्टेट वाला एग्जाम है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल हैव द मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हमसे पूछा है मिनिमम एलिवेशन पूछा है, सबसे कम एलिवेशन किसके अंदर होगा। एनसीईआरटी देख लेते हैं पूरा। यहाँ पर ये वाली चीज़ें दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डाइल्यूट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मोलल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी जिसका मोलल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा होगी। उसके बाद में किस पे डिपेंड करेगी, उसके बाद में डिपेंड करेगी वेंटो फैक्टर पे। ये भी याद रखना है। एलिवेशन यहाँ पे IKBM, तो यहाँ पर एक तो M पे डिपेंड करेगी और एक वेंटो फैक्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो IKBM के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी देखो क्या क्या दिया गया, ये देखो सबसे पहले NaCl 2 जगह दिए, KCl और MgSO4, और इसमें टेबल में जो है वो सारे दिए गए। देखो MgSO4, NaCl और KCl, इनका सबका वैल्यू जो है वो क्या है 222 है। तो ये भी याद रखना है कि ये सब में 22 वैल्यू है। तो अब निकाल लोगे हम, तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करेगी फिर। अब सिंपल इन सब की जो आई की वैल्यू वो तो 2 हो गई, तो अब TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, M हो गई, जिसका M ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है मिनिमम, पूछा है सबसे कम मिनिमम में पूछा है। तो मिनिमम के अंदर सबसे कम किसकी वैल्यू है 0.05। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन जो वो निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हो ये वाला हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। ये तो आई तो सब में ये 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो एनसीईआरटी में दोनों चीज़ें दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाला हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2024 के क्वेश्चन की। अब हमारे सामने 2024 का क्वेश्चन आ चुका है। देखो द हेनरी लव कांस्टेंट दे दिया गया 3 गैस का रिस्पेक्टिवली, और हमसे क्या पूछा है, सोल्युबिलिटी पूछी है। देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम करके आए थे 2021 का, वही है जिसका जो है KH ज़्यादा रहेगा उसकी सोल्युबिलिटी कम रहेगी। वापस एनसीईआरटी में देख लो, द हायर द वैल्यू ऑफ KH द लोअर इज द सोल्युबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा हायर वैल्यू किसकी है, इसकी है 145 की, A की है, तो इसका सबसे कम रहेगा, यहीं से निकल कर आ गया। उसके बाद में C का है वैल्यू 35 है, तो C आ जाएगा, और सबसे कम किसकी है, इसकी है, तो B आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी ही है, और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये सबसे कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आ गया। 2024 का ही दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, वापिस से यही है। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे दे दिया वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन गिवन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप इतना है। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर इज डन। तो ये हमसे टेम्परेचर पूछा है, सिंपल है, इज इक्वल टू CRT हम कर चुके हैं। C क्या होता है, मोलरिटी होता है। R जो है वो यहाँ पर, और T जो है वो टेम्परेचर, हमसे टेम्परेचर पूछा है, तो ये T पूछा है। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, अब देख लेते हैं भैया। देखो ये वाला मैंने फॉर्मूला बता दिया, इज इक्वल टू CRT वाला ये फॉर्मूला हमसे पूछा है, टेम्परेचर हमसे पूछा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो C जो है वो सेम रहेगा, सॉरी जो हमारा P पाई जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लोप जो होता है वो इज इक्वल टू RT होता है। तो C इज इक्वल टू RT होता है, तो सिंपल है, T इज इक्वल टू स्लोप जो है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 25.73 जो स्लोप था उसको R से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे सामने जो टेम्परेचर है वो निकल कर आ जाएगा।
क्लियर है। तो स्लोप हमारा क्या होता है, आर टी होता है। तो सिंपल हमारे सामने ये स्लोप इतना दे दिया गया था और आर टी हमें निकालना था, आर की वैल्यू में दे दी गई है। तो इसको इससे डिवाइड कर लो, टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में निकल कर आएगा, तो 310 मत लगा देना, उसको सेल्सियस में करोगे तो 37 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो दोबारा से एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, उसके क्वेश्चन की। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml, और ये मोलिटी दे दी गई है। एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज दे दिया गया। तो रह क्या गया, ग्लूकोज का जो है वो मास निकालना है, वेट निकालना है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, और ये पूरा जो हमें सामने दे दिया गया। मोलिटी निकालना है, मास ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, पूरा फॉर्मूला लगा लेंगे। तो लगा लो भैया, यहाँ पर देखो पूरा फॉर्मूला लगा लिया है। मोलिटी दे दी गई 1/20, और ये हमारा मोलिकुलर मास हो गया। ये वेट निकालना था और ये मिलीलीटर के अंदर था, तो इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो आ गया 2.25 ग्राम। तो 2.25 ग्राम वाला हमारा सिंपल आंसर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। 2024 का ही सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, मास ऑफ ग्लूकोज इतना है, रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद 50 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, और मोलर मास दे दिए गए हमें यहाँ पे सी का, एच का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। आइसोटोनिक हमसे पूछा गया किसका, ग्लूकोज का। सिंपल देखो यहाँ पर जो है वो इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी आर टी वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे जो है वो दिए गया क्या, यहाँ पे देखो आइसोटोनिक वाला, ये वाला। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू सी आर टी लगेगा। तो यहाँ पर देखो सी आर टी लगा लेते हैं, आर टी दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ग्लूकोज का जितना है उतना ही यहाँ पर किसका है, यूरिया का है। तो ये सिंपल लगा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो ये पाई सी आर टी वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका ही फॉर्मूला हमने लगाया है। देखो सी आर टी इज इक्वल टू सी आर टी C1 C2। अब C1 मैंने आपको बता दिया था, ये मोलरिटी ही है, मतलब मोल अपॉन में सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ वो देखो 1 लीटर दे दिया, मतलब यहाँ पर जो है वो दे दिया क्या, हमें वॉल्यूम दे दी। तो वॉल्यूम दे दी है वो किस में है, ml के अंदर। तो मोलिटी का देख लो ना भैया, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम किस में 1 है, और ये भी 1 है, ये 1 हो गया। तो वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, और यहाँ पर एक का जो है वो 15 दे दिया गया है। तो वो हम करके और इक्वल टू लगा के और जो पूरा सोल्व कर लेंगे। देखो 15 × 60/2 और ये 15 × 180/2। तो यूरिया का हमें दे दिया गया था, तो वो 15 वाला था, और हमें ग्लूकोज का निकालना था, तो 45 निकल कर आ जाएगा। 45 आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 हमारा निकल कर आ जाएगा। इतने क्वेश्चन